नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे आपके पुलिस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको ढेर सारे प्रश्न बताए जाएंगे जो आपके जीके जीएस की तैयारी को मजबूती देने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। और अगर लगातार आप हमारे क्लास में बने रहते हैं तो आपको ये सारे प्रश्न इस क्लास में ही याद हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि किस गैस के उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। तो किस गैसों के उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा मुख्यतः दो गैसों के उत्सर्जन से होती है। एक तो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सा? एक आप ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से अम्ल वर्षा होती है। तो गैसों के नाम यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जिसे क्या बोला जाता है? NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। और एक है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाई ऑक्साइड। ये दोनों गैसें जो है ये जिम्मेदार होती हैं अम्ल वर्षा के लिए। ठीक, अब अम्ल वर्षा से इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अम्ल वर्षा, ओजोन गैस, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि क्यों वनस्पतियां नष्ट होने के कारण क्यों होती हैं, तो अम्लीय वर्षा के कारण वनस्पतियां नष्ट भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये अम्लीय होती हैं, वनस्पतियां क्या हो जाती हैं? ये नष्ट हो जाती हैं। और इसमें नष्ट होने का कारण कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण अम्लीय वर्षा से वनस्पतियां नष्ट हो जाती है। तो ये एक बात यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग से पूछे कि ताजमहल क्यों दुष्प्रभावित हो जा रहा है, ताजमहल का क्षरण हो रहा है ना, उसका जो रंग है वो थोड़ा सा डल पड़ जा रहा है। तो ताजमहल दुष्प्रभावित होने का कारण क्या है? तो उसका भी जिम्मेदार कौन है? ताजमहल दुष्प्रभावित होने का जो कारण है वो भी आपके अम्ल वर्षा है। क्या है? अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल दुष्प्रभावित हो जा रही है। और अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होते हैं। स्टोन कैंसर का मतलब पत्थरों का क्षरण है। और पत्थरों का क्षरण किससे होता है? तो अम्ल वर्षा से पत्थरों का क्षरण होता है। किससे होता है? स्टोन कैंसर का मतलब क्या? पत्थरों का क्षरण है। और ये किससे होता है? अम्ल वर्षा से होता है। किस वजह से होता है? अम्ल वर्षा की वजह से होता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे और इन प्रश्नों का हम लोग साथ में रिवीजन भी करते चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि किस गैसों के उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बोलते हैं, इसके उत्सर्जन से क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा के कारण वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। और इसमें कौन सा गैस जिम्मेदार? तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जिम्मेदार होता है। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल जिम्मेदार होता है। ताजमहल दुष्प्रभावित होने का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा की वजह से ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। और स्टोन कैंसर किसे कहते हैं? स्टोन कैंसर अम्लीय वर्षा के कारण होता है स्टोन कैंसर। ठीक, तो ये प्रश्न आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और वायुमंडलीय दाब मापने की जो यंत्र है, यहाँ से जो विभिन्न यंत्र आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है, लेकिन हम सारे इसी में पढ़ सकते हैं और ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए वायुमंडल दाब मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। किसमें? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। लेकिन अब ये पूछा जाता है वायुमंडलीय दाब मापने का SI मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापने का SI मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का SI मात्रक बार होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक लाइन पूछी जाती है, आइसोबार रेखा किसको इंडिकेट करती है? आइसोबार रेखा है, ये किसको निरूपित करती है? तो आइसोबार रेखा समान वायुमंडलीय दाब को निरूपित करती है। किसको? समान वायुमंडलीय दाब को ये निरूपित करती है आइसोबार रेखा। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि आइसोबार रेखा समान वायुमंडलीय दाब को निरूपित करने वाली रेखा है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि गैसों का दाब किससे मापते हैं, लेकिन गैसों का दाब तो वायुमंडलीय दाब पूछे तो बैरोमीटर से, लेकिन गैसों का दाब पूछे आपसे किससे मापते हैं? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। किससे? मैनोमीटर से मापा जाता है। अगर
अगर जल की आर्द्रता की बात करें किससे मापते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं, किसमें, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जल का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, जल का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। किससे, हाइड्रोमीटर से जल का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो ये थोड़ी सी अंतर है दोनों में। तो यहाँ पे ये यंत्र के बारे में याद रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे मात्रक वगैरह सारी चीज़ें याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ये भी पूछा गया वायुमंडल के दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर होता है। इसका एसआई मात्रक भी एग्जाम में पूछा गया है, बार होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, बार होता है। और आइसोबार रेखा किसको निरूपित करती है, एग्जाम में पूछा गया है, समान वायुमंडलीय दाब को निरूपित करने वाली रेखा है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए जाएंगे ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो देखिए, गैसों का दाब मापने के लिए हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपसे पूछे कि जल में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का। लेकिन जल का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन आप सभी लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, न्यूटन ने किया था। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन तो किया, लेकिन इसका उल्लेख पूछा जाएगा कि न्यूटन के किस पुस्तक में है। तो न्यूटन की एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया में ही इस यहाँ पे इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उल्लेख किया है। तो प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक हो गई, तो वो हो गई आपके न्यूटन की पुस्तक। अब गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, तो चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है आपका पृथ्वी के तुलना में 1/6, पृथ्वी के तुलना में 1/6 होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का 1/6 होता है। अगर आपसे पूछे कि किस ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक मान होता है, किस ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक मान होता है, तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल ये बृहस्पति ग्रह पे होता है। किस ग्रह पे, बृहस्पति ग्रह पे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग केवल ध्यान रखेंगे, ज्वार और भाटा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ज्वार और भाटा, इसको आने का कारण क्या होता है, ज्वार और भाटा आने का कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। तो ज्वार और भाटा आने के कारण जब पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की गुरुत्वाकर्षण बल लगती है, जब पृथ्वी पर सूर्य की भी और चंद्रमा की दोनों की गुरुत्वाकर्षण बल काम लगती है, तो उस वजह से यहाँ पे ज्वार और भाटा आता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये होता है आपका ज्वार और भाटा आने का कारण। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, और इसका उल्लेख न्यूटन की एक पुस्तक प्रिंसिपिया में मिलती है। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। अब जी का सर्वाधिक मान किस ग्रह पे होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बृहस्पति ग्रह पे जी का सर्वाधिक मान होता है। ज्वार और भाटा आने का कारण क्या होता है, तो पृथ्वी पर जब सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं, तो इस वजह से ज्वार और भाटा आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करिए। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके वहां से इस क्लास का पीडीएफ भी पा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब, किस वर्ष में हुई। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, 1600 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय यहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ। इंग्लैंड की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक, ये यहाँ की महारानी थी। और इनका एलिजाबेथ ने भारत में अपना अधिकार पत्र भेजा था। अब ये पूछा जाता है कि एलिजाबेथ का अधिकार पत्र भारत में कब आया था, तो ये 31 दिसंबर सन 1600 में ये भारत में अधिकार पत्र इनका आया। अब इंग्लैंड से एक अंग्रेज यात्री आया जिसका क्या नाम था, कैप्टन हॉकिंस। कौन, कैप्टन हॉकिंस। और ये यहाँ पे
क्या करने के लिए आया था कैप्टन हॉकिंस? तो यहाँ पे ये कंपनी की स्थापना करने के लिए और भारत में घूमने के लिए आया था। तो ये 1608 में आया था। कब? 1608 में आया था। और ये सीधे पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो ये तो दरबार में पहुंचा किसके? जहांगीर के दरबार में पहुंचा था कैप्टन हॉकिंस। ठीक, तो ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा और इन्होंने इसकी सहायता से यहाँ पे ये अस्थाई कारखाना इन्होंने सूरत में खोला। अंग्रेजों ने अस्थाई कारखाना, अपना पहला अस्थाई कारखाना कहाँ पे खोला? 1613 में। और कहाँ पे? सूरत में। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस अस्थाई कारखाना खोलने के लिए ये भी पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने किसकी अनुमति से इन्होंने अस्थाई कारखाना खोला था? तो ये जहांगीर की अनुमति से अस्थाई कारखाना खोले थे। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से टोटल चीज़ें आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो देखिए फिर से एक बार रिवीजन करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इस समय यहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और इनका अधिकार पत्र आया 31 दिसंबर 1600 में। और यहाँ से एक अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस भारत में 1608 में आया, डेट इंपॉर्टेंट है। और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। और इसने ही अनुमति मांगी जहांगीर से कारखाना खोलने की, और जहांगीर की ये अनुमति से इन लोगों का अस्थाई कारखाना 1613 में सूरत में खुला। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 31 दिसंबर 1600 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ का अधिकार पत्र आया था भारत में। होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में तो शुरू किया था, यहाँ पे ऑप्शन सही था। कौन? एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दो लोगों ने होम रूल लीग की स्थापना किया। तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन लोगों ने एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। लेकिन होम रूल लीग से इंपॉर्टेंट थोड़ा डिटेल में जाए तो होम रूल लीग की स्थापना तो 1916 में हुई थी। और कौन की थी? एनी बेसेंट। आप बता देंगे, लेकिन दो लोगों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगर एनी बेसेंट का पूछे होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे की थी, तो ये की थी मद्रास में। कौन? मद्रास में, क्योंकि सबसे पहले मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। फिर बाल गंगाधर तिलक कुछ महीने बाद ही कौन किए थे? यहाँ पे लिख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और बाल गंगाधर तिलक जो होम रूल लीग की स्थापना किए थे वो पुणे में किए थे। इनका भी 1916 में हुआ था, लेकिन कुछ महीनों के अंतराल पे। अब कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे एनी बेसेंट के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि एनी बेसेंट हमारे एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। तो एनी बेसेंट के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक, कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि BHU की स्थापना किसने किया? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने मिलकर किया था। किसे? मदन मोहन मालवीय और साथ में कौन थी? एनी बेसेंट। दोनों लोगों ने मिलकर के किया था। ठीक, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे एक प्रश्न से। होम रूल लीग किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने 1916 में शुरू किया मद्रास में। और जो बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना किए थे वो पुणे में 1916 में इनका भी स्थापना हुआ था। और बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वो अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने मिलकर के किया था। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे गांधी जी की पत्रिका है यंग इंडिया पत्रिका, किसने प्रकाशित किया? तो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया। और गांधी जी की अन्य भी पत्रिका थी, जैसे कुछ पत्रिकाएं आपसे पूछ ले कि इंडियन ओपिनियन किसने शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन, ये सारे पत्रिका महात्मा गांधी जी की हैं और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका किसने शुरू किया था,
तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका 1913 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि नवजीवन पत्रिका किसकी है, नवजीवन पत्रिका तो ये भी आपके महात्मा गांधी जी की है, 1919 में इसे चलाए थे। उसके बाद अब अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया था, हरिजन नामक पत्रिका, तो ये 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। और गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका क्या नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की पत्रिका है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसकी पुस्तिका है, तो ये गांधी जी की पुस्तिका है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये गांधी जी की पुस्तिका है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, यहाँ पे पूना पैक्ट एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूना पैक्ट के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि गांधी जी से प्रश्न ये पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और फिर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक, और ये पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये 1932 की घटना है पूना पैक्ट। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न है याद रखेंगे। जैसे यंग इंडिया पत्रिका किसकी है, तो आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी की है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न ना आया, अगर पूछ लिया कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसकी है, तो महात्मा गांधी की है, 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था। नवजीवन पत्रिका भी महात्मा गांधी की है, 1919 में इसका प्रकाशन हुआ था। हरिजन नामक पत्रिका ये महात्मा गांधी की है, 1933 में इसका प्रकाशन हुआ। और गांधी जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। ठीक, ये गांधी जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका हिंदी में अर्थ होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये महात्मा गांधी और फिर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने तो बंगाल विभाजन रद्द किया था, तो ये किस वर्ष पूछ रहा है, तो ये 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किए थे। अगर आपसे पूछे यहाँ पे बंगाल विभाजन के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे एग्जाम में बनते हैं, अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा किया गया था। अब कब किया गया था, तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा किया गया था। अब बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन को चलाया गया था, तो बंगाल विभाजन के समय में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। अब स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा गया जाता है, तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, 7 अगस्त 1905 को। तो ठीक, तो इतनी चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछा जाता है कि इसका शीर्षक गीत क्या था, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। शीर्षक गीत स्वदेशी आंदोलन का क्या था, तो वंदे मातरम था। स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत क्या था, वंदे मातरम शीर्षक गीत था। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही एक ध्वज का निर्माण हुआ, तो ध्वज झंडा भी बनाया गया था। और इस ध्वज का पूछा जाता है कि निर्माण किसने किया था, तो इस ध्वज का निर्माण महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने, अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा था कि इस ध्वज का निर्माण किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था इस ध्वज का निर्माण। अगर आपसे पूछे कि ध्वज का रंग क्या था, तो लाल हरा पीला इस ध्वज का रंग था, क्योंकि रंग भी पूछा जाता है एग्जाम में। लाल हरा पीला इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो ध्वज बनाया गया था उसका कलर था। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था, तो 1911 में। बंगाल विभाजन की घोषणा किसकी कब हुई थी, तो कर्जन के द्वारा हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और इसके विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन चला था 7 अगस्त 1905 में। और इसका शीर्षक गीत क्या था, तो वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत था। और इसमें एक ध्वज डिजाइन किया गया जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इस ध्वज का रंग आपसे पूछ ले कौन था, तो लाल हरा पीला इस ध्वज का रंग था। तो ये चीज़ें आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बंगाल विभाजन से संबंधित है और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था,
तो इसका डेट 4 फरवरी भी मिलता है, 4 फरवरी भी मिलता है। चौरी चौरा कांड 1922 को हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फरवरी 1922 की घटना हुई थी, जो आपको एग्जाम में मिले वो आप लोग ध्यान रखेंगे। और चौरी चौरा एक स्थान का नाम है जो कि कहाँ पे स्थित है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके चलते चौरी चौरा घटना के चलते पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने स्थगित कर दिया था चौरी चौरा कांड के चलते। तो इस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। कौन सा असहयोग आंदोलन चल रहा था, और असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के चलते महात्मा गांधी जी ने रद्द कर दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1922 को। 1 अगस्त 1922 को शुरू हुआ था, 1920 को शुरू हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि चौरी चौरा कांड समाप्त कब, असहयोग आंदोलन समाप्त कब किया गया था, तो ये 1922 को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक घटना और यहाँ से पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अमृतसर पंजाब में ये घटना हुई थी। एक बार फिर से दूसरा पर रिवीजन करते हैं एक बार इसका। तो देखिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 4 फरवरी 5 फरवरी दोनों डेट मिलता है। तो ये फरवरी 1922 की घटना किस स्थान पे हुई थी, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई थी। और इसके चलते महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रद्द किया, स्थगित किया था, तो इसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रद्द किया था। और असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था और इसे समाप्त किया था गांधी जी ने 1922 को। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में होने वाली घटना है। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस राज्य में सबरी माता मंदिर स्थित है, तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सबरी माता मंदिर स्थित है केरल में। अब कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर जो एग्जाम में इधर पूछे गए हैं रिसेंटली, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है, दक्षिण भारत का मंदिर है। तो ये तंजौर में स्थित है, तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन पूछेगा कि ये किस भगवान की मूर्ति है या फिर यहाँ पे किस भगवान की पूजा होती है, तो भगवान शिव की पूजा होती है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है, खजुराहो मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने इसे बनवाया था। ठीक, अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि कादरी मंजूनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, कादरी मंजूनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो काजरी मंजूनाथ मंदिर ये आपका मंगलुरु में स्थित है, मंगलुरु में स्थित है, मंगलुरु। और मंगलुरु कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक। और ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे ये किस भगवान की मूर्ति है, तो ये भगवान शिव की मूर्ति है। किसकी, भगवान शिव की मूर्ति है। और पुष्कर मंदिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुष्कर मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, पुष्कर मंदिर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में। और एक भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सा है, पुष्कर मंदिर जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक, ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। सबरी माता मंदिर कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो है ही, लेकिन यहाँ से जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश छतरपुर जिला। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, तंजौर तमिलनाडु में भगवान शिव की मंदिर है ये स्थित, आप लोग ध्यान रखेंगे। कादरी मंजूनाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है, मंगलुरु कर्नाटक में, ये भी भगवान शिव की मंदिर है, भगवान शिव की। पुष्कर मंदिर एकमात्र भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर, और ये कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे और हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको इसी तरह से तैयारी करना हो तो जो नए बच्चे आए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। किस बैंक, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय संस्था संभालता है, तो यहाँ पे नाबार्ड बैंक की बात कर रहा है यहाँ पे, नाबार्ड बैंक की। तो नाबार्ड बैंक के बारे में हम लोग टोटल डिटेल आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नाबार्ड बैंक जो है वो कृषि और ग्रामीण वित्तीय संबंधी जो
व्यवस्था है उसको संभालता है। ठीक, तो ये इसका काम है नाबार्ड बैंक का। नाबार्ड बैंक से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थापना पूछ ले, अगर नाबार्ड बैंक का अगर आपसे पूछ ले कि स्थापना कब हुआ था, तो नाबार्ड बैंक का स्थापना 12 जुलाई, पूरा डेट आप लोग याद रखेंगे, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? नाबार्ड बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ठीक, इतनी बात हो गई। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, तो इसके लिए कौन सी शिवरमन समिति ने सिफारिश की थी? कौन सी समिति? शिवरमन समिति ने इसके लिए सिफारिश की थी नाबार्ड बैंक की स्थापना के लिए। और नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है कौन से 5 ईयर प्लान में अगर पूछे हुई थी, तो इस समय छठे 5 ईयर प्लान में हुई थी, जो कि कब से 1980 से 1985 तक चली थी, छठी 5 ईयर प्लान। और देखिए 82 में स्थापना हो रहा था और छठी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे चल रही थी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है यहाँ पे, अगर आपसे पूछे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको क्या बोलते हैं? सिडबी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड क्या काम करता है? ये कृषि और ग्रामीण से संबंधित लोन देता है, कृषि और ग्रामीणों से संबंधित लोन देता है। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, डेट याद रखेंगे। हेडक्वार्टर भी इसका इंपॉर्टेंट है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और किसके सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी? शिवरमन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और ये भी पूछा जाता है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस 5 ईयर प्लान में हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, जो कि 1980 से लेकर 1985 तक चला था। सिडबी बैंक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में बसा हुआ है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि जियोग्राफी से संबंधित है, इंडियन जियोग्राफी से संबंधित है। और ये प्रश्न पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है, किस पर्वत श्रृंखला में? ये सारे प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनैमुदी। अनैमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है। किस घाट में? पश्चिमी घाट में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट केरल में, अनैमुदी चोटी कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी घाट केरल में स्थित है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट को ही हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। और अनैमुदी की ऊंचाई आप लोग ध्यान रखेंगे 2695 मीटर है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। क्या है उसका नाम? डोडा बेटा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछे कि डोडा बेटा किस पर्वत में स्थित है, तो डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वत में स्थित है। कौन सी पर्वत में? नीलगिरी पर्वत में स्थित है डोडा बेटा। और नीलगिरी टोटल गलत लिखा गया है। डोडा बेटा किस पर्वत में स्थित है? नीलगिरी पर्वत में ये स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि डोडा बेटा किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, और नीलगिरी पर्वत पे स्थित है। और डोडा बेटा पर्वत की ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 2637 मीटर। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है। अगर आपसे पूछे किस राज्य में स्थित है या फिर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और इसे सह्याद्री पर्वत भी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कि केरल राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। और ये स्थित है नीलगिरी पर्वत के पर्वतमाला में। नीलगिरी पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 2637 मीटर ऊंची इसकी हाइट है।
और नीलगिरी पर्वत की डोडा बेटा जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बात आप लोग यही साथ में याद रखेंगे। नीलगिरी पर्वत में एक टोडा जनजाति पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। CRR क्या है? तो ये बैंक से संबंधित है और ये अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, यानी कि इकोनॉमी का प्रश्न है। तो CRR क्या बोलते हैं? इसे कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो यहाँ पे आया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये बैंकिंग टर्म है कैश रिजर्व रेशियो। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से बैंकिंग टर्म जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रेपो रेट किसे कहते हैं, रेपो रेट के बारे में देखेंगे, रिवर्स रेपो रेट के बारे में देखेंगे, रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ लेंगे। अगर रिवर्स रेपो रेट के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या पूछा जाएगा? बैंक रेट के बारे में पूछेंगे, बैंक रेट पढ़ते हैं क्या होता है। उसके बाद MSF रेट क्या होता है, ये सारे रेट पढ़ते हैं। ठीक, ये सारे रेट पढ़ते हैं। देखिए रेपो रेट क्या होता है? जब बड़ा बैंक यानी कि हमारा केंद्रीय बैंक जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जिस दर पे उधार देता है, जिस दर पे उधार देता है छोटे बैंक को, किस बैंक को? छोटे बैंक को, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेपो रेट। और रेपो रेट भारत में प्रेजेंट टाइम में कितना है? 5.15% है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? जब छोटे बैंक बड़े बैंक को उधार देते हैं, छोटे बैंक और भारत का जो बड़ा बैंक है यानी कि RBI को उधार देता है, जिस दर पे ये RBI को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट भारत में इस समय कितनी है? तो रिवर्स रेपो रेट प्रेजेंट टाइम में 4.9% है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बैंक रेट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जब RBI छोटे बैंक को उधार देता है, यानी कि छोटे बैंकों को उधार देता है, छोटे बैंक को उसको जिस दर पे उधार देता है उस दर को क्या कहते हैं? उस दर को क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। ठीक, अगर बैंक रेट प्रेजेंट टाइम में 4.5% है। उसके बाद अगर आपसे MSF रेट बोले तो RBI जिस दर पे उधार देता है, किसको? छोटे बैंकों को उधार देता है, और तुरंत ये MSF रेट क्या? ये तुरंत उधार देता है, तुरंत। तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं MSF रेट बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR का पूर्ण रूप होता है। अगर आपसे पूछे कि रेपो रेट किसे कहते हैं, तो जिस दर पे RBI छोटे बैंक को उधार देता है तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये होता है 5.15% होता है। रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? तो जिस दर पे छोटे बैंक बड़े बैंक को उधार देता है उसे बोलते हैं, जिस रेट पे छोटे बैंक RBI को उधार देते हैं उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और ये होता है 4.9%। कितना? 4.9% होता है। और बैंक रेट किसे कहते हैं? तो जिस दर पे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छोटे बैंक को रेट उधार देता है उसे बोलते हैं बैंक रेट। वो वर्तमान समय है 5.4%। कितना? 5.4% है। ठीक, और MSF रेट, इसमें भी बड़े बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर पे छोटे बैंक को तुरंत उधार देता है उसे कहते हैं MSF रेट कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? तो भारत में वाणिज्यिक कर लगाते हैं केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार लगाता है भारत में वाणिज्यिक कर। अब केंद्र सरकार से संबंधित कर को पढ़ लेते हैं और राज्य सरकार से संबंधित कर को पढ़ लेते हैं। कौन कौन से कर, ये पूछा जाता है कि कौन से कर केंद्र सरकार लगाते हैं, इनमें से कौन से कर राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा जो लगाए जाने वाले कर हैं, जैसे आपका हो गया उत्पाद शुल्क, ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद सीमा शुल्क भी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद आयकर भी केंद्र सरकार लगाता है। और फिर इतने शुल्क यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा, जैसे हो गया राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर ये राज्य सरकार लगाता है। बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। वैट कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है। मनोरंजन कर भी कौन लगाता है? मनोरंजन से संबंधित जितने भी प्रकार के कर होते हैं राज्य सरकार लगाता है। जैसे गेम वगैरह जो भी है आपका। स्टाम्प जो कर है वो भी कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है।
और किसी राज्य में आप वाहन लेके प्रवेश करते हैं, जो टोल वगैरह बने होते हैं, वाहन प्रवेश शुल्क जिसे बोलते हैं, वो भी कौन लेता है? वो भी आपके राज्य सरकार लेता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे आपसे पूछ ले कि भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है, तो केंद्र सरकार लगाता है भारत में वाणिज्यिक कर। जैसे उत्पाद शुल्क हो गया, ये केंद्र सरकार लगाता है। सीमा शुल्क हो गया, केंद्र सरकार लगाता है। आयकर हो गया, ये सभी केंद्र सरकार लगाता है। और राज्य सरकार के द्वारा कौन सी कर लगाते हैं, जैसे बिक्री कर हो गया, राज्य सरकार लगाता है। वैट, ये राज्य सरकार लगाता है। मनोरंजन कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। स्टाम्प कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। वाहन प्रवेश शुल्क भी कौन लगाता है? ये सभी राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। भारत में कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन था? उसका नाम क्या है? कोवैक्सीन है। क्या है? उसका नाम कोवैक्सीन है। भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 की वैक्सीन है, कोवैक्सीन है। ठीक, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब कुछ वैक्सीनों के बारे में देख लेते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन बनाई गई है? तो मलेरिया की सबसे पहली वैक्सीन का निर्माण, पहली वैक्सीन का क्या नाम है? इसका नाम है मॉस्किवरिक्स। क्या है? ये एग्जाम में बहुत ही इस समय पूछा जा रहा है। मॉस्किवरिक्स है मलेरिया की पहली वैक्सीन। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि डीपीटी का वैक्सीन किस चीज़ में लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बायोलॉजी की दृष्टि से। ये बायोलॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन आपसे पूछे कि डीपीटी का टीका किस चीज़ में, तो ये 3 बीमारियों में आप लोग याद रखेंगे। डिप्थीरिया में भी लगाई जाती है, काली खांसी में भी लगाई जाती है और टिटेनस में लगाई जाती है। डिप्थीरिया में, उसके बाद काली खांसी में लगाई जाती है और फिर आपके टिटेनस में लगाई जाती है। ठीक, तो ये 3 जगह लगाई जाती है डीपीटी का वैक्सीन। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था, चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो कल ही बताए थे एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि रेबीज की टीके की खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। किसने? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत में कोविड-19 की वैक्सीन को क्या बोलते हैं, तो पहली स्वदेशी कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन है। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है, तो मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्किवरिक्स है। कौन? मॉस्किवरिक्स मलेरिया की पहली वैक्सीन है। डीपीटी की वैक्सीन किस चीज़ में लगाया जाता है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस में मलेरिया की वैक्सीन डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक, और चेचक के टीके की खोज किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा राम मोहन राय से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था, तो राजा राम मोहन राय को युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ये आप लोग एक प्रश्न ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा के अंत में सर्वाधिक प्रयास किसने किया था, सती प्रथा के अंत में सर्वाधिक प्रयास किसने किया था, तो ये भी आपके राजा राम मोहन राय के सर्वाधिक प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक, तो ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है, संवाद कौमुदी ये किसकी पत्रिका है, तो संवाद कौमुदी ये राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय पुनर्जागरण का जनक पूछे तो राजा राम मोहन राय को ठीक कहा जाता है, और युगदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और
इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? ये जो आगे राजा लगा हुआ है तो ये इनकी उपाधि है, अकबर द्वितीय ने दिया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया। और सती प्रथा के अंत में सर्वाधिक प्रयास राजा राम मोहन राय ने 1829 में हुआ था। संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक, RRR राजा राम मोहन राय। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। कमेंट करके अगर आप बताते हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। PDF चैनल का लिंक, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PDF आप वहाँ पे हमारा पा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक, और अगला प्रश्न पॉलिटी से संबंधित है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता या फिर निःशुल्क विधिक सहायता भी मिल सकता है से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 49 का ए संबंधित है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और पॉलिटी से यहाँ पे 39 से है, ये गड़बड़ हो गया। ये क्या है? 39 से, 49 से नहीं है, ये 39 से संबंधित है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ये आता है आपके DPSP में, भाग 4 में आता है। और भाग 4 में ये प्रश्न भाग 4 के अंतर्गत, और ये DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। अब भाग 4 से इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर आपसे पूछे, जो सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि पंचायतों का गठन ये किस अनुच्छेद में है, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो पंचायतों का गठन अनुच्छेद नंबर 40 में। अगर आपसे पूछ ले कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? तो समान नागरिक संहिता जो है ये अनुच्छेद नंबर 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में। बच्चों के लिए, राज्य का ही ये टर्म है, बच्चों के लिए निःशुल्क विधिक मतलब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ये किस अनुच्छेद में कही गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है ये राज्य भी करेगा, लेकिन ये DPSP न्यायालय में बाध्य योग नहीं होता। यानी कि आप इसको ले करके अगर राज्य नहीं ये चीज़ें आपको करता है तो वो भी तभी आप लेके इसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तो निःशुल्क विधिक शिक्षा, निःशुल्क सहायता, निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ये अनुच्छेद नंबर 45 में है। ठीक, इसका प्रावधान अनुच्छेद नंबर 45 में है। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण व वन्य जीव ये किस अनुच्छेद में है, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पर्यावरण एंड वन्य जीव ये किस अनुच्छेद में है? तो पर्यावरण और वन्य जीव ये हैं आपके अनुच्छेद नंबर 48 के ए में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे जो हमने बताए। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39A में है, ये आप लोग ध्यान रखिए। पंचायतों का गठन अनुच्छेद नंबर 40 में है, ये आपको याद ही होगा, कई बार बताया गया है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में कई बार बताया गया है। अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण एवं वन्य जीव ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 के ए में है। ठीक, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ये किस अनुच्छेद में है? तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद नंबर 45 में है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग, इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि भूमध्य रेखा के निकट वन के प्रकार, किस प्रकार के वन निकट पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के? तो भूमध्य रेखा से संबंधित यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में सब देखेंगे। तो देखिए, भूमध्य रेखा के निकट जो है वन वो उष्ण कटिबंधीय होते हैं। कैसे उष्ण कटिबंधी होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु भी उष्ण कटिबंधी होती है। यहाँ पे सर्वाधिक धूप भी होता है और सर्वाधिक वर्षा भी होता है भूमध्य रेखा के निकट। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे उष्ण कटिबंधी वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा पे एक झील स्थित है जिसे क्या कहते हैं? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के एकदम बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? अगर आपसे पूछे कि कौन सी रेखा विक्टोरिया के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा के निकट कौन सा शहर स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा के निकट स्थित शहर कौन सा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो सबसे निकट स्थित शहर भूमध्य रेखा के सिंगापुर है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सिंगापुर सबसे ज़्यादा निकट है, भूमध्य रेखा के निकट है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो
उसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और है कहाँ पे? ये अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान और निकोबार जो दक्षिणी बिंदु है उससे भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण से भूमध्य रेखा जाती है, तो उसके बीच में कितनी दूरी है ये आप लोग बताएंगे। इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा के बीच में दूरी, तो वो 876 किलोमीटर की दूरी है। भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी 876 किलोमीटर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन जियोग्राफी में ये पूछ सकता है, ठीक। और ये जो भूमध्य रेखा के निकट वन, ये वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न था, और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम देखने वाले। जैसे भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक वर्ल्ड जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट प्रश्न की विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा के बीचों बीच में, भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा के निकट स्थित शहर कौन सा है, तो सिंगापुर है भूमध्य रेखा के निकट स्थित शहर। इंदिरा पॉइंट से और भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम स्थल है, अंडमान निकोबार में स्थित है, 876 किलोमीटर की दूरी है। किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है, भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है, और ये कृत्रिम नहर लंबी नहर परियोजना है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नहर परियोजना, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो एक बार यहाँ पे देखिए किस नदी से, तो सतलज नदी से निकाली गई है, सतलज नदी से। अगर आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी जो नहर है इसकी लंबाई कितनी है, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई, तो 650 किलोमीटर। ये सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी नहर से लाभ किन किन राज्यों को मिलता है, तो इससे लाभ पंजाब को भी मिलता है, हरियाणा राज्य को भी मिलता है, और राजस्थान को, इससे इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान को सर्वाधिक लाभ मिलता है। ये राजस्थान के लिए मुख्य रूप से बनाई गई है, क्योंकि वहाँ पे सूखा जनित क्षेत्र है राजस्थान में बहुत सारे, तो इस वजह से ये भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना बनाई गई है। ये प्रश्न भी अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था कि इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत कहाँ से हुई है, कि कहाँ से इंदिरा गांधी नहर शुरू हुई है। तो पंजाब में एक जगह पड़ता है, आप लोग पढ़े होंगे, पंजाब में एक जगह पड़ता है, पंजाब के हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर शुरू हुई है। कहाँ से? पंजाब के हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत हुई है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है, तो भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या फिर भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और ये इसकी लंबाई 650 किलोमीटर की लंबाई है इस नहर की, और ये सतलज नदी से निकाली गई है। और इससे लाभ किन किन राज्यों को मिलता है? पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, और सर्वाधिक लाभ इस परियोजना से राजस्थान को मिलता है। और इंदिरा गांधी जो परियोजना ये कहाँ से शुरू हुई है, तो पंजाब के हरिके बैराज से शुरू हुई है। कहाँ के? पंजाब के हरिके बैराज नामक स्थान से ये शुरू हुई है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। तो ये क्षोभमंडल अगर ऑप्शन में ना मिले, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं हम लोग? क्षोभमंडल बोलते हैं। अगर क्षोभमंडल आपको ऑप्शन में ना मिले, आपको ऑप्शन में इंग्लिश में इस समय ऑप्शन में देता है, तो क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो ऑप्शन में यही दिया गया था, ट्रोपोस्फीयर, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अब क्षोभमंडल को हम लोग संवहन मंडल भी बोलते हैं। क्या? कौन सा मंडल? इसे संवहन मंडल भी बोलते हैं, ठीक। तो ये तीनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत ये क्षोभमंडल है, संवहन मंडल भी बोलते हैं। अब सारे वायुमंडल में जितने भी परत होते हैं सबका हिंदी में नाम और अंग्रेजी में नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि समताप मंडल, क्योंकि ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल से परत यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। वायुमंडल किससे मापा जाता है, कौन सी परत है, कौन सी कितनी ऊंचाई है, तो सभी तो नहीं, लेकिन हम लोग पहले सबसे पहले यहाँ पे सभी परत और उसकी अंग्रेजी का नाम देख लेते हैं। तो समताप मंडल को क्या बोलते हैं?
समताप मंडल, वायुमंडल के समताप मंडल को क्या बोलते हैं? तो इसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। समताप मंडल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि मध्य मंडल को क्या बोलते हैं, मध्य मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मध्य मंडल को इंग्लिश में मेसोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोस्फीयर बोलते हैं मध्य मंडल को इंग्लिश में, ठीक, मेसोस्फीयर। अगर आपसे पूछे कि ताप मंडल को क्या बोलते हैं? ताप मंडल को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो ताप मंडल को थर्मोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर बोलते हैं, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल है, जो बहिर्मंडल को क्या बोलते हैं? वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। वह फिर से रिवीजन करते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल बोलते हैं। अंग्रेजी में पूछे तो ट्रोपोस्फीयर, क्योंकि इस समय अंग्रेजी में ही पूछता है। इसे संवहन मंडल भी बोलते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी बोलते हैं। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, और फिर स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल को, मध्य मंडल को क्या बोलते हैं? मेसोस्फीयर बोलते हैं। वायुमंडल की दूसरी परत है। समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। ताप मंडल को थर्मोमीटर बोलते हैं, थर्मोस्फीयर बोलते हैं। और बहिर्मंडल, जो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। अब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बनेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को किसने खोजा, कब खोजा, किस नदी के किनारे खोजा, ये सारे प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भाव चित्रात्मक तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। और ये किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? तो ये दाएं ओर से बाएं ओर तक लिखी जाती थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया। किसने? दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। अब कब खोज किया था दयाराम साहनी? तो 1921 में। अगर आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज रावी नदी के किनारे की गई थी। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ के निवासी थे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है द्रविड़ थे, या फिर आपको एग्जाम ऑप्शन में क्या मिल सकता है? भूमध्य सागरी। कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है, द्रविड़ या फिर भूमध्य सागरीय थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता था, तो आग ऐतिहासिक काल था। सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा काल था? आग ऐतिहासिक काल था, जिसे क्या बोलते हैं, या फिर इसे काश युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था यहाँ पे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक होती है। कैसी लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की? भाव चित्रात्मक, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किया था। और किस नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया? तो रावी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के खोजा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ के निवासी थे? तो ये द्रविड़ थे या फिर भूमध्य सागरी थे। कैसे? द्रविड़ या फिर भूमध्य सागरी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का आद्य ऐतिहासिक काल है। इसे काश युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बॉक्साइट एक अयस्क या फिर खनिज है। किसका? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एल्यूमिनियम का ये अयस्क है, ठीक। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम के बारे में कुछ, तो ये भूपटल पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्यूमिनियम जो है ये भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक मात्रा में भूपटल पे कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये आपके एल्यूमिनियम पाई जाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ पे लगाया गया? एल्यूमिनियम का
पहला कारखाना कहाँ पे लगाया गया? तो एल्युमिनियम का जो पहला कारखाना आसनसोल में लगा था। कहाँ पे? आसनसोल में लगा था एल्युमिनियम का पहला कारखाना। और आसनसोल कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में 1937 में लगा था। और कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में पहली बार आसनसोल में एल्युमिनियम का पहला कारखाना लगा। एल्युमिनियम का एक फेमस कारखाना है जिसे हिंडाल्को बोलते हैं। हिंडाल्को बोलते हैं एल्युमिनियम का कारखाना है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और ये कहाँ पे इसकी स्थापना की गई? तो ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत ही ज़्यादा, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि हिंडाल्को की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई थी और रेणुकूट उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। हिंडाल्को का फुल फॉर्म क्या है? तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। क्या है? हिंडाल्को की अगर फुल फॉर्म पूछे तो ये भी आप लोग लिख लेंगे, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि बॉक्साइड एक अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। और भूपटल पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। ठीक, एल्यूमिनियम का पहला कारखाना आसनसोल पश्चिम बंगाल में 1937 में लगाया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे हिंडाल्को की स्थापना कब की गई, जो कि एल्युमिनियम की एक कंपनी है, 1958 में रेणुकूट उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई, जिसे हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। किससे संबंधित था? ये एल्युमिनियम से संबंधित था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इकोनॉमी से संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हुआ था 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को हुआ था। अब बड़े बैंकों का जो जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इस समय अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री भारत में कौन थी या फिर कौन की थी इसका राष्ट्रीयकरण, तो इस समय प्रधानमंत्री भारत में इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में 19 जुलाई 1969 को, फिर जाके के बड़े बैंक 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर इंदिरा गांधी के समय में 6 बैंकों, फिर जाके इंदिरा गांधी ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। फिर एक बार फिर राष्ट्रीयकरण 6 बैंकों का इंदिरा गांधी जी ने किया था। और कब किया था? दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी जी ने। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा जाता है बैंकों से, अगर आपसे पूछे कि आरबीआई के बारे में, आरबीआई की स्थापना जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, आरबीआई की अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के पहले गवर्नर, तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आरबीआई की जो राष्ट्रीयकरण है 1949 में हुई थी। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर एक बार इंदिरा गांधी के समय में 1980 में हुआ था। इस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय भी इंदिरा गांधी की थी प्रधानमंत्री। ऐसे कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने ही राष्ट्रीयकरण किया था 14 बैंकों का। और अगर आपसे पूछे कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तो ये थे कुछ प्रश्न, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न जियोग्राफी से संबंधित प्रोडक्शन से है। कह रहा कि रबी की फसल की बुआई कब होती है?
और रबी की फसल की बुआई, खरीफ की फसल की बुआई और फिर जायद की फसल की बुआई, ये सभी प्रश्न के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, अगर रबी की फसल की बुआई की बात करें तो ये अक्टूबर से नवंबर तक के बोया जाता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में रबी की फसल की बुआई होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब रबी की फसल कौन कौन सी, जैसे हो गया आपका गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सभी रबी की फसल हो गई। कौन? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सभी रबी की फसल हो गई। ठीक, चना भी आपकी रबी की फसल हो गई। तो ये आप लोग ध्यान रखें। खरीफ की फसल के बारे में बात करें, खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका हो गया गन्ना, ये खरीफ की फसल हो गया। गन्ना के बाद आप लोग धान भी याद रखेंगे, खरीफ की फसल में आता है। तिलहन, ये खरीफ की फसल में आता है। ज्वार, ये खरीफ की फसल में आता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद बाजरा, मक्का, ये सभी खरीफ की फसल में। और जायद की फसलें कौन सी होती है, जैसे वाटर वाली फसल, जैसे तरबूज हो गया, ये जायद की फसल हो गई। खरबूज हो गया, जायद की फसल होती है। उसके बाद ककड़ी, ये सभी कैसी फसलें, ये जायद की फसलें हैं। तो ये कुछ फसलें थी हमारे पास जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, ये सभी, आलू, ये सभी जौ, ये रबी की फसल है। खरीफ की फसलें जैसे गन्ना, धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी खरीफ की फसल। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सभी कैसी फसल है, ये जायद की फसलें हैं। ठीक, देखिए मार्च से अप्रैल में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, थार्ड क्या है? तो थार्ड एक है मिसाइल रक्षा प्रणाली। क्या है? थार्ड एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मिसाइल रक्षा प्रणाली। थार्ड क्या है? थार्ड एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ठीक, अब कुछ मिसाइलों के बारे में यहाँ पे डिफेंस से प्रश्न है, तो कुछ मिसाइलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ तक वार करती है, ये पूछा जाता है कि अग्नि मिसाइल कब बनाया गया, कहाँ से कहाँ वार करती है। तो ये अग्नि जो है ये जमीन से जमीन पे वार करती है, जमीन से, ये जमीन पे वार करने वाली मिसाइल है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि त्रिशूल कहाँ पे वार करता है, मतलब सरफेस टू कहाँ पे, तो ये त्रिशूल जो है ये जमीन से हवा में वार करता है, जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। उसके बाद नाग आपसे पूछ ले कि क्या है, तो नाग को क्या है, ये इसको कहा जाता है टैंक रोधी मिसाइल। ये क्या है? नाग टैंक रोधी होता है, यानी कि जो टैंक से रक्षा करता है। ये फायर एंड फॉरगेट पे आधारित है। फायर एंड फॉरगेट यानी कि एक बार दाग दो फिर उसके बाद भूल जाओ, कुछ भी नहीं आपको करना है, ये अपना निशाना लगाएगा और खुद मार के आएगा। जब एक बार आप छोड़ देंगे निशाना लगा के तो ये मार के ही लौटेगा। अगर आपसे पूछे कि आकाश मिसाइल का काम क्या है, तो ये ज़मीन से हवा में वार करता है। आकाश मिसाइल ज़मीन से हवा में वार करने वाला मिसाइल है। अगर अस्त्र मिसाइल की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ वार करता है, तो ये हवा से हवा में वार करता है। ये मिसाइल हवा से हवा में वार करता है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, थर्ड क्या है, तो ये मिसाइल रक्षा प्रणाली है। थर्ड एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। अग्नि मिसाइल क्या काम करता है, तो ये जमीन से जमीन पे वार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल ये जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। नाग क्या है, ये टैंक रोधी मिसाइल है जो कि फायर एंड फॉरगेट प्रणाली पे आधारित है। आकाश क्या है, ये जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र क्या है, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से देश के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ पे डीपीएसपी की बात आ गई। डीपीएसपी से बोलते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये पॉलिटी से प्रश्न है और पॉलिटी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कौन से देश से, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो अब राज्य की नीति दे सकता है तो किस भाग में है, तो भाग 4 में हमने बताया। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद किस से कहाँ तक ये कवर करता है, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसकी व्यवस्था है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को चेक किसने कहा था, चेक करके संबोधित किसने किया था, तो केटी शाह ने इसे चेक कहा था। किसने? केटी शाह ने इसे चेक कहा था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो है ये न्यायालय में वाद योग नहीं है, ये न्यायालय में
ये वाद्य योग नहीं होता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये न्यायालय में वाद्य योग नहीं होता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आयरलैंड की बात करें तो यही की एनी बेसेंट थी आयरलैंड की, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आयरलैंड के बारे में आपको बताना है, आयरलैंड की मुद्रा क्या है, आयरलैंड की राजधानी भी बताना है, आयरलैंड की राजधानी क्या है, ठीक। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग बताएंगे। तो देखिए कौन से देश से संविधान के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं, तो आयरलैंड से संविधान के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ठीक। अगर आपसे पूछे राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है, और यह आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका किस देश से लिया गया है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 अनुच्छेद का ये आप लोग ध्यान रखेंगे। रेंज का रेंज याद रखते हैं कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आप लोग कहीं ना कहीं गेस लगा करके ऑप्शन सही कर सकते हैं, ठीक। और इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को चेक किसने कहा था, केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को चेक करके संबोधित किया था। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये न्यायालय में वाद योग नहीं है, क्योंकि इसको लेके आप अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी बात कही गई है उसका लाभ आपको नहीं दे रहा है, तो आप उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरलैंड की थी, और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। और मुद्रा के बारे में आप लोग बताएंगे कौन सी मुद्रा है, ठीक। भारत में पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी, तो भारत में पहली महिला IPS अधिकारी थी किरण बेदी। कौन थी, किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इन्हें ही सबसे पहले रायमन मैग्सेस पुरस्कार भी मिला था। इन्हें ही सबसे पहले रायमन मैग्सेस पुरस्कार भी मिला था, ठीक। रायमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रायमन मैग्सेस पुरस्कार किसे दिया गया था, तो किरण बेदी को गया था। अब भारत में पहली महिला के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे IPS अधिकारी पूछा है ना, अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली महिला IAS कौन थी, तो भारत की पहली महिला IPS अन्ना चांडी थी। कौन थी, भारत की पहली महिला IPS अन्ना जॉर्ज थी। कौन, अन्ना जॉर्ज इनका नाम था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है, और ये सबसे पहले ये भारत रत्न पाई थी। अगर आपसे पूछे कि पहले भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था, तो भारत रत्न पाने वाली ये पहली महिला थी, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत रत्न पाने वाली ये पहली महिला थी। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं भारत की पहली महिला अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि DNA की खोज किसने किया था, तो DNA की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। किसने, वाटसन एंड क्रिक ने किया था DNA की खोज। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद DNA के बारे में बात करेंगे। ये कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका का अगर आपसे पूछ ले, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है, ठीक। तो ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। अगर आपसे पूछे कि DNA जो है ये किसका बहुलक है, DNA अगर आपसे पूछे कि किसका बहुलक होता है, जो कि ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो DNA न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। किसका, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है DNA, ठीक। अगर आपसे पूछे कि गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, तो गुणसूत्र का निर्माण के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे रिवीजन नहीं करवाएं क्या इससे पहले वाले प्रश्न का, तो गुणसूत्र का निर्माण जो है वो DNA और प्रोटीन से होता है। किसे, DNA और प्रोटीन से गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से कि भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी थी। भारत में सबसे पहले रायमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली कौन थी, सबसे पहली रायमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली महिला भी थी। और भारत की पहली महिला IAS अधिकारी अन्ना जॉर्ज थी। और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इन्हें सबसे पहले भारत रत्न भी दिया गया था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। और
राष्ट्रपति कौन थी भारत की पहली? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की है डीएनए की खोज। और डीएनए जो है ये कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है? कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और डीएनए किसका बहुलक होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। गुणसूत्र का निर्माण डीएनए और प्रोटीन से होता है। गुणसूत्र किससे बनते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर के गुणसूत्र बनते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि साबुन कपड़ों की सफाई क्यों सहायक होता है? क्योंकि जब जल में आप साबुन मिलाते हैं तो उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है पानी मिलाने के कारण। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जल का पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है ये। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। साबुन क्या करता है? जल का पृष्ठीय तनाव, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ये काम करता है साबुन। ठीक, तो इस वजह से ये साबुन वाले कपड़े धोने में भी साबुन सहायक होता है, नहाने में भी साबुन सहायक होता है, क्योंकि वो उसका पृष्ठीय तनाव जल का कम कर देता है। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि अब पृष्ठीय तनाव से संबंधित कुछ प्रश्न, तो बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? बॉल पेन जिसे आप लोग लिखते हैं, इसका अगर आपसे पूछे कि किस सिद्धांत पे काम करता है? पृष्ठीय तनाव से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बॉल पेन का सिद्धांत पूछे तो वो भी आपके पृष्ठीय तनाव से संबंधित है। बॉल पेन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये पृष्ठीय तनाव से संबंधित होता है। और अगर आपसे पूछे कि वर्षा की बूंदें गोल कैसे होती है? वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? तो वर्षा की बूंदें गोल भी पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। किस तनाव के कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। तो ये था कुछ प्रश्न। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पृष्ठीय तनाव किस बल के कारण होता है, पृष्ठीय तनाव किस बल के कारण होता है, तो पृष्ठीय तनाव में ससंजक बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? असंजक बल इसमें काम करता है। ठीक, पृष्ठीय तनाव में। अगर आपसे पूछे कि पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, पृष्ठीय तनाव में एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है इसका एसआई मात्रक। न्यूटन प्रति मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। तो ये चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से, साबुन के कपड़ों की सफाई में क्यों सहायक होता है? तो जल का पृष्ठीय तनाव को ये कम कर देता है। ठीक, और बॉल पेन का सिद्धांत क्या है? इसमें भी पृष्ठीय तनाव काम करता है। वर्षा की बूंदें गोल होती है, इसमें भी काम करता है, पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है। और इसमें पृष्ठीय तनाव में असंजक बल काम करता है। और एसआई मात्रक इसका न्यूटन प्रति मीटर है। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर इसका एसआई मात्रक है। भारत में पर्यावरण का निशान चिन्ह क्या है? तो भारत में पर्यावरण का निशान चिन्ह है मिट्टी का बर्तन। क्या है? मिट्टी का बर्तन भारत में पर्यावरण का निशान चिन्ह है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे क्या कहा जाता है? इसे इको मार्क कहा जाता है। क्या वो कहा जाता है? इको मार्क। इस चिन्ह को इको मार्क कहा जाता है। इको मार्क का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ पे अगर इको मार्क सिंबल लगा है तो इसका अर्थ होता है कि ये चीज़ क्या है? पर्यावरण के अनुकूल है। ये चीज़ पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अब आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि वन एवं पर्यावरण किस सूची का विषय है? वन एवं पर्यावरण ये किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का? समवर्ती सूची का विषय है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है वर्तमान समय में? पर्यावरण मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है। कौन? भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक, विश्व जल दिवस का मनाते हैं 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस मनाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि हम लोग पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। कब? 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस। अगर आपसे पूछे कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस ये 22 मई के दिन मनाते हैं। ठीक,
अगर आपसे पूछे कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई के दिन मनाते हैं। ओजोन दिवस आप लोग ध्यान रखेंगे, ओजोन दिवस ये कब मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर के दिन मनाते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस, तो ये 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं, 7 अप्रैल के दिन। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। और धन्यवाद। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। खुशी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होता।